बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं और मैं खैरपुर का गर्मी का मौसम एंजॉय कर रहा हूँ। काफ़ी देर हो रहा है कि हम अपने सिंध का मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मौका नहीं मिला। आपको पता है कि खैरपुर के अवाम काफ़ी मसाइल का सामना कर रहे हैं। पूरी मुल्क की तरह, पूरी पाकिस्तान की तरह यहाँ की अवाम भी इस हुकूमत की नाकामी और नाअहली की वजह से तारीख़ी मुआशी बहरान का सामना कर रहे हैं और हुकूमत का पॉलिसीज़ की वजह से तारीख़ी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, तारीख़ी बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं, गुर्बत में इजाफ़ा होता जा रहा है और हुकूमत के पास अवाम के इन मसाइल का कोई हल नहीं है। वादे तो बहुत बड़े कर दिए थे हुकूमत में आने से पहले कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। उनका पता नहीं कौन से एक्सपर्ट्स का टीम था जो 100 दिन के अंदर ही अंदर पाकिस्तान के सारे मसाइल हल करने थे। मगर 100 दिन तो क्या, 3 साल के अंदर पाकिस्तान को हर फोरम पे, हर इशू पे इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हम नाकामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जो भी आप इशू उठा के देखें, अगर हम शुरू करते हैं मईशत से, तो मईशत पे उन्होंने ये जो PTIMF का डील लेकर आए हैं, इस PTIMF डील का हमने पहले दिन से मुखालफत की है। आपको पता है कि हमने जगह जगह जाके जैसे ही ये पास हुआ था हमने उस वक्त पे इख्तलाफात किया था और पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा कि ये डील पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में नहीं है। इस PTIMF डील की वजह से कि PTIMF डील के नतीजे में पाकिस्तान के गरीब अवाम को तकलीफ़ पहुँचेगा और अगर रिलीफ है तो रिलीफ सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों के लिए है। और PTIMF की इस डील की वजह से पाकिस्तान ने अपने मुआशी खुद मुख्तारी खो दिया है। और जो अब सबसे संगीन हमला हमारा मुआशी खुद मुख्तारी में होने जा रहा है वो ये PTIMF डील की वजह से जो स्टेट बैंक पे ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जहाँ पाकिस्तान का स्टेट बैंक को पाकिस्तान का पार्लियामान का जवाबदेह नहीं होगा, पाकिस्तान का स्टेट बैंक पाकिस्तान का अदालत का जवाबदेह नहीं होगा। अगर जवाबदेह होगा तो सिर्फ और सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा। अगर पाकिस्तान का स्टेट बैंक पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह नहीं होंगे तो फिर हमारे मुआशी पॉलिसीज़ पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदा में नहीं, IMF के फ़ायदा में होते रहेंगे। हम इस किस्म का पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम हर फोरम पे और हर मौका पे इस ऑर्डिनेंस को स्टेट बैंक पे उसका खुद मुख्तारी ख़त्म करने का जो ऑर्डिनेंस है, पार्लियामान और जुडिशरी से जवाबदेह उनसे नहीं होंगे, इस ऑर्डिनेंस का मुखालफत करते रहेंगे। हम इस PTIMF डील को इसका भी मुखालफत करते रहेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज जो मुआशी तरक्की है वो रुकी हुई है, ना सिर्फ रुकी हुई है मगर नेगेटिव में है। और हमारा एकोनॉमिक ग्रोथ रेट अफ़गानिस्तान जैसा जंग ज़्यादा ममालिक, बांग्लादेश जैसा मुल्क से भी पीछे है। अगर हम आगे हैं तो हम अपना महंगाई की शरह में आगे हैं। ये हैरान कौन बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ इतने ज़्यादा पोटेंशियल है, हम मुआशी तौर पे अफ़गानिस्तान के भी मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान जैसा मुल्क भी अपना महंगाई पे काबू नहीं कर पाते जैसे अफ़गानिस्तान ने काबू कर लिया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारा मईशत, चाहे वो अयूब का दौर हो, चाहे वो भुट्टो शहीद का दौर हो, या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मियाँ साहब का दौर हो, या परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो,
ہم نے کبھی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کیا. Today, every single Pakistani is in debt to the tune of 175,000 rupees. ہر پاکستانی پہ یہ قرض ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کی PTIMF کی وجہ سے. یہ ان کی معیشت پہ کارکردگی آپ کے سامنے. ان کا فارن پالیسی پہ پروگریس کیا ہے؟ وہ امریکہ کا ایک کلائمیٹ چینج کا کانفرنس پہ ان کو دعوت نہیں دیا جاتا. وہ ہمارا ہر نیبر سے اپنے تعلقات میں خرابیاں پیدا کیے ہیں. ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ تھا جو عوام کے لیے معاشی انقلاب لے کر آنا تھا، اس کو بھی بیک برنر پہ ڈالا ہے. اور آپ مجھے بتائیں، کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کشمیر پہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ اتنا متنازع اور کنفیوزڈ وزیر اعظم رہا ہے کہ جب بھارت کشمیر میں تاریخی حملہ کرتا ہے، جب بھارت کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اب 3 سال گزر چکے ہیں، آج تک کسی ایک پاکستانی کو نہیں پتا کہ اس منافق وزیر اعظم کا پالیسی کیا ہے. کبھی وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کے وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے، آرڈیننس کے تھرو کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کے کہتا ہے کہ میں اس کو وکیل بنتا ہوں. تبھی وہ اپنا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے اور کامرس منسٹر بھی ہے. تو ویری ریسنٹلی وہ کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کو بحال کرنا چاہیے. وہ ECC کے تھرو یہ پالیسی آگے کیبنٹ کو بھیجتے ہیں. تو کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت سے ہمارا ٹریڈ بحال کرے، مگر کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہم کر سکتے ہیں. یہ کس قسم کا کنفیوژن ہے؟ یہ کس قسم کا فارن پالیسی ہے جہاں آپ کو ایک ہاتھ کو نہیں پتا کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ وہ اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا. اس نے 3 سال میں ہر دفعہ غلطی کیا ہے. جب لڑنا تھا تب بھی غلطی کیا. اب بھی اس صورتحال میں، اس کنفیوژن میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا اکنامک تعلقات کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کا اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ خود یہ فیصلہ لے. یہ فیصلے پاکستان کا پارلیمان کا فیصلے ہیں. لیکن چاہے وہ کشمیر کا سب سے بڑا حملہ کے بعد ہو یا آج ہو، آج تک عمران خان صاحب نے کسی ایک دوسرا جماعت سے بات نہیں کی. پارلیمان کو استعمال ہی نہیں کرنے کی کوشش کیا کہ ہم اس فورم پہ جس نے پاکستان کے سارے فیصلے کرنے ہیں، ہم پاکستان کے پارلیمان کے تھرو یہ فیصلہ کریں کہ بھارت کے ساتھ ہم کیسے اپنے فارن پالیسی کا جدوجہد لڑیں گے. آپ خود یہاں خیرپور میں بیٹھ کے اس حکومت کا کنفیوژن کا نقصان بھگت رہے ہیں. مختلف علاقوں کے لیے مختلف پالیسیز ہوتا ہے. بھارت سے جنگ لڑنا ہے تو خیرپور کے ڈیٹ فارمرز نے یہ جنگ لڑنا ہے، اور نقصان ہو تو خیرپور کے ڈیٹس کے ہو. مگر کئی اور اس قسم کے سخت فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان کے لیے ایک پالیسی ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ فارن پالیسی ہو، وزیر اعظم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ فیصلے پارلیمان میں ہونا چاہیے. مگر افسوس کے ساتھ اس وزیر اعظم کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارا معیشت چلائے، ہمارا فارن پالیسی چلائے، ہمارا ملک چلائے. لیکن اس کی یہ خود خوش قسمتی ہے کہ جب وہ اتنا کمزور وکٹ پہ آ چکا تھا، جب وہ نیشنل اسمبلی میں
एक्सपोज हो चुका था, उसका मेजॉरिटी एक्सपोज हो चुका था कि मेजॉरिटी है ही नहीं, हिल गया था पूरा का पूरा हुकूमत। उनको उनका उल्टी गिनती शुरू हो चुका था। आप उसी दिन फैसला करते कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं और उसके बाद नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इमरान खान गया, कठपुतली निजाम गया, बुजदार गया, पूरा का पूरा सेटअप वाज गोइंग पैकिंग। मगर अफसोस के साथ कि अब सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई कठपुतली सरकार का मुखालफत कर रही है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो वफाक में हो। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हो रहा है। और ये ऑपोजिशन का नाकामी है कि हम अब तक कौम के सामने इमरान खान का ये कोशिश, हमारा स्टेट बैंक का खुद मुख्तारी छीनना, इसको हमने एक्सपोज कर सके। इमरान खान का मुनाफिकत जहाँ तक कश्मीर की पॉलिसी है वो एक्सपोज नहीं हो सका। वो इसलिए कि हमें सब अपना आपस के छोटे मोटे इश्यूज को साइड पे रख के हुकूमत को फोकस में रखना चाहिए और हुकूमत का मुखालफत करना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से कोशिश था और मैं इसी कोशिश में लगा रहूँगा कि हम पूरा ऑपोजिशन का फोकस इस नालायक नाअहल कठपुतली हुकूमत पे दे। इस हुकूमत की वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान है। इस हुकूमत के मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से हर पाकिस्तानी आज मुश्किल में है, और अगर हम उनके मसाइल हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी शाहिद साहब, बोल टीवी से। फरमाइए कि एक बात ये आ रही है कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसके लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से अब मरियम नवाज के जो हंगामा खेज बयानात है उससे हटकर हमजा शहबाज से राब्ते का फैसला किया है, शहबाज शरीफ से राब्ते का फैसला किया है, ऐसा कुछ है? देखो, एक तो मैं एब्सोल्युटली क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून का जो क़यादत है और कौन होगा क्या है वो पूरा उनका फ़ैसला है, और जो भी वो नामज़द करेंगे हम उनसे बात करेंगे, चाहे वो मरियम शरीफ साहिबा हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मियाँ साहब खुद हो। वो उनका अपना जमात का अपना फ़ैसला है, और इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि हम किसी लड़ाई में पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब नेशनल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, हमजा शहबाज साहब पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। काफ़ी देर से वो जेल में रहे हैं। हमें ज़रूर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा, रखेंगे भी सही, लेकिन ऐसे कोई जो आप कह रहे हैं ऐसे कोई सच नहीं है। वाह खान मोहम्मद साहब के लिए। बड़ी मेहरबानी आपकी इब्राहिम साहब। छोटे थे तो हमने देखा था आपको जेल के दरवाजे पे बेगम साहबा के साथ आप जब आते थे तो लेके अच्छा, छोटे फोटो भी आपके थे। तो यहाँ प्रेसिडेंट प्रेस क्लब का इलेक्ट हुआ हूँ, आपको भी मुबारक भी। मेहरबानी आपकी। तो मैं प्रेस क्लब की तरफ से आज आपकी आमद पे बहुत ही खुश हुआ हूँ और साफ ही खुश है। नहीं, आपको बहुत शुक्रिया, पहली मरतबा थैंक यू। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये जो किला था खैरपुर, उसमें आप जैसे नौजवान जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर साहब आई और बेनज़ीर साहबा के साथ इसी घर पे आपकी तशरीफ़ आवरी जो है हमारे लिए बहुत ही नेक शुरू होगी। और मैं आज इससे तवज्जुह से कि क्योंकि नासिर शाह साहब भी बैठे हुए हैं, तो प्रेस क्लब के लिए बहुत ही अरसे से कोई ग्रांट हमें नहीं मिली थी, तो वो हमारे नासिर शाह साहब ने आज हमें 50 लाख रुपए की ग्रांट जो है खैरपुर प्रेस क्लब की खुशखबरी दिए, ये उस पर आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। और दूसरी बात ये है कि जो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है, सर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे सिंध का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें रेगिस्तान भी है, पहाड़ी भी है, और यहाँ पहाड़ी बेल्ट में जो है अरबों रुपए का जो पत्थर है और कीमती पत्थर जो है वो कोई उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ पर बेजा लोग बाहर से आए हुए हैं, वो करोड़ों की जो है अपना
पत्थर निकाल के लेके जा रहे हैं और गवर्नमेंट सिंध को कोई भी 1 रुपया भी जो है उसकी मद में नहीं आ रहा है। तो मेरी ये ख्वाहिश ये थी और अर्ज ये था कि वहाँ गैर कानूनी तरह से जो कुछ खैरपुर की आमदनी जो ज़ाया हो रही है उस पर सिंध गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी गुजारिश ये थी जो आपने डेट की बात की, तो खजी का फसल इस दफ़ा जो कोरोना की वजह से हमें बहुत ही अच्छा रेट मिला, क्योंकि बाहर से कोरोना की वजह से खजी नहीं आई। मगर इस नालायक गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है कि इस खजी जो है हमारे पास वाफर मकदार में होती है, जिससे हम बैनुल-अक़वामी अपनी करेंसी लेके आते हैं, मगर इन लोगों ने फिर खजी बाहर से मंगाना शुरू कर दी है। तो हमारा ये फसल जो है गरीबों का फसल जो है उसके रेट डाउन हो जाते हैं। इसमें मेहरबानी करके इस तरफ तवज्जो जरूर। एक तो बहुत मुबारक हो, आप अपना प्रेस क्लब के इलेक्शन जीत चुके हैं और नासिर शाह साहब का जिम्मेदारी है कि हर प्रेस क्लब को ओन करे और मिल के काम करे, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ भी मिल के काम करेगा। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमें ये मौका मिला है। वैसे हम खैरपुर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ आना और आपसे मिलना कभी बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आपका तो जो सवाल थे, एक जहाँ तक आपका लोकल स्टोन का आप जिक्र कर रहे थे, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा स्टोन या क्या आपकी ये वैल्यूबल कमोडिटी है। मैं ज़रूर सिंध हुकूमत को कहूँगा कि इसको रिव्यू करे। हम तो चाहते थे और चाहते हैं कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने थरकोल में एक पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे सिंध के अवाम 51% स्टेक होल्डर है और फिर मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ का भी स्टेक है, और वो मिल के सिंध का कोयला भी पहली दफ़ा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बिजली भी पैदा कर रहे हैं और वहाँ के अवाम को लोकल फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और हमारा ख्वाहिश ये है कि हम पूरे सिंध में जो भी ऐसे हमारा रिसोर्सेज है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत का हिस्सा भी हो, लोकल लोग भी मिल के इनको इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, लोकल्स की मीशत को चलाने के लिए, लोकल्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और आपका जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिलसिला है बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है और चल रहा था। अब मसला ये है कि जो नैब का इस वक्त हुकूमत के साथ का जोर है, इससे मैं समझता हूँ कि आपका चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या बिज़नेस कम्युनिटी हो, वो उस तरीके से हुकूमत के साथ मिल के काम नहीं कर रहे हैं जैसे वो माजी में कर रहे थे। लेकिन हम फिर भी इस पे ज़ोर देंगे, फिर भी कोशिश करते रहेंगे कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिसी थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट 1993 मैनिफेस्टो में जो शहीद बीबी लेकर आई थी, उससे बहुत से कामयाबियाँ हुए हैं। और उसमें हम लोग को स्टेक होल्डर्स को नेचुरल रिसोर्सेज में स्टेक होल्डर बना के उनका भी मुआशी फ़ायदा हो जब ये रिसोर्सेज मार्केट पे जाए, और इस पे हम इंशाल्लाह मज़ीद काम करेंगे। आपका लोकल फसल के लिए ये आप डेट्स खर्ची का जिक्र कर रहे हो, डेट्स का जिक्र कर रहे हो, ये भी इस पे हम मज़म्मत करते हैं कि हुकूमत जो भी फसल हो, यहाँ आप ने स्पेसिफिकली डेट्स की बात किया है, इससे पहले आपने देखा टमाटर भी हो या प्याज भी हो, अपना लोकल किसान को, लोकल फार्मर को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय जब भी आपका बम्पर क्रॉप भी हो, हुकूमत का ऐसे मुआशी पॉलिसी है कि वो उस टाइम पे बाहर से भी मंगवाते हैं और बाहर को इम्पोर्टेड माल को फ़ायदा पहुंचाते हैं और आपका किसान को नुकसान पहुंचाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान पहुंचाता है। और इस हुकूमत का मैनिफेस्टो में, मंशूर में ये वादा था, दावा था कि वो एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करके पाकिस्तान के किसान का मिसाल हल करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि पाकिस्तान का तो जो मईशत है वो ज़राई मईशत है, और अगर आप ज़राई मईशत को तगड़ा करेंगे, अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मगर इस हुकूमत ने एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाने से और मदद करने के बजाय उन्होंने पूरा पाकिस्तान की एग्रीकल्चर मईशत को इमरजेंसी में डाल दिया है और हर सतह पे इसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके डट के मुकाबले कर रही है। जी नवीद खोड़ो साहब, AR अस्सलाम वालेकुम।
پیپلز پارٹی کی سیاست و بیانات ہوتی ہے, PTM کو کیا پیپلز پارٹی نے استعمال کر دیا ہے, اور اوپر کا معاملہ طے ہو گئے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر ہو گئے ہیں سینیٹ کے, اور کیا اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی, اور کیا عمران خان یہ مدد پوری کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ کوشش رہا ہے کہ نہ صرف اس حکومت کا مخالفت کرے مگر ہمارا اپوزیشن میں جو جماعتیں ہم سے شاید تعداد میں زیادہ تھے یا کم, ان سب کے ساتھ مل کے اپوزیشن کرے. آپ کو یاد ہوگا ایسے وقت تھا جب شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہی زیادہ ایکٹیو تھا اور مختلف جماعتیں ڈومنٹ تھے, مگر میں نے خود بہت کوشش کیا, ہر صبح میں خود گیا اور محنت کر کے سپٹمبر 20 پہ ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی. اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں مل کے کام کرے, کہ اگر اپوزیشن جماعتیں مل کے حکومت کا مخالفت نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. اور ہمارا کوشش یہی تھا کہ یہ کد پتلی حکومت اپنا ٹرم مکمل نہیں کرے, اور اگر اپوزیشن مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو عمران خان اپنا ٹرم پورا نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں یوسف رضا کا نیشنل اسمبلی سیٹ کا جیتنے کے بعد the writing was on the wall, this government had to go. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آپس میں لڑنے کے بجائے اگر ہم حکومت کو نشانہ بنائیں تو ہم اس گول میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ کچھ جماعتوں کا یہ پروپیگنڈا ہے, یہ کوشش ہے, یہ غلط کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایسے پیش کرنے کی کوشش کرے کہ ہم نے کچھ ڈیل کی ہو. لیکن آپ جانتے ہو, اس لیے, اور آپ جانتے ہو, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی بھی جانتے ہو اور آپ بھی آج بھی جانتے ہو کہ ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے الزامات ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر میرے جماعت میں میرے کارکن کچھ سالوں سے ان کے کوئی سوالات ہے جس کا لیکن ہم ان سوالات جو پی ڈی ایم کے جماعتوں کے بارے میں ہیں ہم ان پہ زور نہیں دیتے, اس لیے اس سے اختلاف میں اضافہ ہوتا. we choose to focus on what we agree on, and we should choose also to agree to disagree where we disagree. That is the beauty of democracy. لیکن یہ اس قسم کا غلط بیان بازی کسی کی جماعت کے لیے وہ اپوزیشن کی فائدہ میں نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی گریز کر رہا ہوں, ورنہ جواب دینے کو تو آپ جانتے ہو کہ ہم اچھے طریقے سے ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں اب تک میں جواب نہیں دے رہا. یاسر فاروقی صاحب جی. ملک کے موجودہ جو صورتحال معاشی خاص طور پہ اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ ہمیں یہ گردش کرنی ہے, قومی حکومت بننے جا رہی ہے, تو کیا پیپلز پارٹی قومی حکومت سے اتفاق کرے گی یا آپ کا وہی مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن نئی حکومت, اور اگر آپ کو براہ راست کوئی عہدہ آفر کیا جاتا ہے تو آپ قومی حکومت میں لیں گے؟ جہاں تک پہلے دن سے ہمارا یہی کوشش رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ نیا الیکشنز ہو, صاف و شفاف الیکشنز ہو, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو, 2018 کی طرح جس طریقے سے الیکشنز کروائے گئے ہیں یا ماضی میں مختلف موقع پہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی دھاندلی ہوا ہے وہ نہ ہو, اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. یہی کل بھی ہمارا پالیسی تھا, آج بھی ہمارا پالیسی ہے. میں نے نہ اپنے پارٹی کے میٹنگز میں نہ میڈیا میں کبھی کسی نیشنل گورنمنٹ, کسی قومی گورنمنٹ, کسی ڈائیلاگ کا, کسی کا ٹرم کا مکمل ہونا کا اشارہ دیا, اور نہ میں آج دوں گا. اب دوسری جماعت اگر آپ ان کو دیکھیں انہوں نے شاید اس قسم کی باتیں کی ہوگی. علی جعفری صاحب. السلام علیکم بھائی, کیسے ہو؟ خیرپور کے حوالے سے میں سوال کروں گا کہ سیاسی حوالے سے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں, لیکن گزشتہ ٹینور میں پیپلز پارٹی نے کوئی بھی یہاں پہ وزارت نہیں کی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خیرپور کو بہت
मौके दिए हैं, हर दौर में दिए हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी देंगे। जी सनाउल्लाह साहब, तो आखिरी सवाल है। मेहरबानी, हैसियत जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खैरपुर, मैं आपको अपने सदर की तरह यहाँ गिलानी हाउस खैरपुर में आप पहली मरतबा आए, मैं आपसे खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ साथ जो है मेरा ये सवाल है, ये जो PTM ने शामिल 8 जमायतों ने आपका जो नुमाइंदा है, जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है, उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है सेनेट में अपोजिशन का रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? और ख़ास तौर पर PTM में एक जमात है नून लीग, उसका आपके ऊपर शदीद दबाव है इस्तीफ़ा के हवाले से। तो 5 अप्रैल को जो आपकी पार्टी का CEC का जो इजलास होने जा रहा है, तो क्या उस पर ये अपना मुद्दा उसमें इजलास में शामिल रखेंगे या नहीं रखेंगे? कल आपने डेकोपात पे भी ये अपना तकीद की थी कि मौलाना फजल रहमान को हम मनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो बातें जो है ना वो मनाने की किस हद तक पहुंची? तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को मनाने की ज़रूरत होना चाहिए। हमने ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद हुकूमत का मुखालफत के लिए बनाया था, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ बनाया था, इदारों को अपना अपना किरदार अदा करने के लिए बनाया था, और हम सब बराबरी के साथ इक्वल्स के तौर पे मिल के काम करने के लिए बनाया था। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मौलाना फजल रहमान साहब सेहतयाब हो जाएगा ताकि हमारा मुलाकात के मौका हो, और उसमें वो जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह पे बहुत अहम ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। और मैं जानता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत सीनियर सियासतदान है, बहुत उसके पास एक्सपीरियंस है, और वो छोटी मोटी जो आप जमातों के इख्तिलाफ राय हो सकते हैं, उसकी वजह से अपना इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, वहाँ भी आज भी मेरा वही तजवीज़ है कि ज़रा सा एक हौसले के साथ और कूल टेम्परामेंट के साथ वो अपना सियासत करे। मुझे मेरे कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को ऐसे लग रहा है कि शायद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम खुश होते हैं जब नून लीग कोई बाई इलेक्शन जीतती है, तो नून लीग को भी खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पे खुश होना चाहिए, और हमें छोटे छोटे जेलसीज़ की वजह से इतना बड़ा मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और हर वक्त हर मौके पे आर या पार के सियासत नहीं चलता। आपको बड़ा संजीदगी के साथ और ठंडा दिल के साथ फ़ैसले लेने चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान में हमारा ग्रेटर कॉज़ है जमहूरियत की बहाली का, जो हमारा ग्रेटर कॉज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, जो हमारा ग्रेटर कॉज़ है कि अवाम जो इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में फिस रहे हैं, हमने उनको बचाना है। ये सारी चीज़ें हमारा आपस के छोटे मोटे जेलसी से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब एज President PTM will play an impartial role, a serious role, a responsible role, unity amongst the opposition, if they indeed intend to challenge the PTI government in Punjab and in the centre. Thank you जी। Sorry. जी, कल हमारा CEC के इजलास होना था इस्तीफ़े के मामले पर, मगर कल रात लेट मौके पे सेनेट का इजलास
طلب کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا CC جو ہے وہ پسپون ہو چکا ہے. مگر ہمارا CC کا اجلاس ہی وہ اپروپریٹ فورم ہے جہاں ہم چاہے وہ استعفیٰ کا ایشو ہو یا مختلف ایشوز ہو یا سیاسی صورتحال ہو، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی سارے فیصلے لیں گے. اور وہی فورم ہے جہاں ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار کا حق ہے کہ وہ اپنا رائے یا موقع پارٹی کے سامنے رکھے. تھینک یو جی. تھینک یو. تھینک یو ویری